आइए अब आपको सीधा लिए चलते हैं हिंदुस्तान के कार्यक्रम में, जिसमें सीएम योगी लाइव हैं। क्या कह रहे हैं सीएम योगी, चलिए सुनते हैं। मिशन शक्ति का एक अभियान प्रारंभ किया था। मिशन शक्ति का एक कार्यक्रम महिलाओं की सुरक्षा, उनके सम्मान और उनके स्वावलंबन को लेकर के था। आप आश्चर्य करेंगे कि कितने अच्छे उसके परिणाम आ रहे हैं। हमने अब तक प्रदेश के अंदर लगभग 52 लाख ऐसी महिलाओं के साथ सीधे संवाद बनाया है जो किसी न किसी महिला स्वयंसेवी समूह के साथ जुड़ी हुई हैं और स्वतः रोजगार के साथ काम कर रही हैं। देखिए, उसी में से एक महिला स्वयंसेवी समूह बुंदेलखंड में काम कर रहा है, बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर के रूप में। 2019 में मैंने उसका शुभारंभ किया था। गांव की महिलाओं का समूह है और आप आश्चर्य करेंगे कि अब तक उनका पिछले 2 वर्ष के अंदर जो नेट जो उनका जी, उन्होंने जो अपना बिजनेस किया है 80 करोड़ का किया है और 6 करोड़ का नेट प्रॉफिट उनको हुआ है। ये महिलाओं का एक समूह है जो बुंदेलखंड के 6-7 जनपदों में काम कर रहा है, बलिनी मिल्क प्रोड्यूसर के रूप में। हम लोगों ने उसी तर्ज पर भारत सरकार को अपनी सक्सेसफुल स्टोरी को वहां प्रस्तुत किया। अब हम उसमें 3 नए क्षेत्र खोले हैं, एक गोरखपुर और बस्ती कमिश्नरी के लिए, एक अयोध्या और उसके आसपास की कमिश्नरी को लेकर के, और एक पश्चिम में बदायूं और उसके आसपास के क्षेत्र के लिए। हमने 3 क्लस्टर उसके नए विकसित करने की कार्रवाई शुरू की है। भारत सरकार ने उसमें वित्तीय मदद देने की भी कार्रवाई प्रारंभ की है। अभी मैंने हाल ही में कोई भी महिला स्वयंसेवी समूह जब कार्य प्रारंभ करता है तो उनको हम लोग रिवॉल्विंग फंड देते हैं अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए। तो वह अभी 42,000 ऐसी महिला स्वयंसेवी समूह को हम लोगों ने किया था। लगभग 4.5 लाख महिला स्वयंसेवी समूह काम कर रही हैं और उनके साथ 52 लाख जो महिलाएं हैं उनके साथ काम कर रही हैं। एक दूसरा, महिलाओं को ग्रेजुएशन तक शिक्षा फ्री। इसके अलावा मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के माध्यम से बेटी के जन्म लेने से लेकर के और उसके सीनियर सेकेंडरी या उसके बाद सर्टिफिकेट या कोई डिप्लोमा या कोई डिग्री कोर्स करने तक 15,000 रुपए की राशि सरकार उसको उस बालिका के नाम पर उपलब्ध करवा रही है। बालिका शादी योग्य हो जाती है तो 51,000 रुपए की राशि सरकार उसको उपलब्ध करवाती है। हम आर्थिक रूप से महिलाओं को स्वावलंबी अगर बना लें तो वह स्वयं भी जागरूक हो सकते हैं, अपने परिवार को भी जागरूक कर सकती हैं। और इसीलिए सरकार ने सभी कदम उठाए थे, क्योंकि अभी हम लोगों ने जो एक नई जनसंख्या की नीति घोषित की है, जिसपे कुछ लोगों ने विवाद खड़ा करने का प्रयास किया था कि नई जनसंख्या की नीति इसी बात को ध्यान में रखकर की गई। उसके फोकस, उसके पीछे क्या, जनसंख्या स्थिरीकरण के लिए हम लोग जागरूक करें, पहले एक जागरूकता का अभियान चलाएं। लेकिन उसका मुख्य फोकस क्या है, मातृ मृत्यु दर और शिशु मृत्यु दर को न्यूनतम स्तर पर लेके जाना। न्यूनतम स्तर पर अभी हम नेशनल एवरेज से भी काफी दूर हैं। यद्यपि पिछले 4 वर्षों के अंदर कुछ सुधार हुआ है, लेकिन हम उसको संतोषजनक नहीं मान सकते। हमें नेशनल एवरेज से भी न्यूनतम स्तर पर लेके आना है और उसके लिए ही ये प्रयास हमारे प्रारंभ हुए हैं। आंगनवाड़ी केंद्रों को मजबूत करना, हर एक स्तर पर महिलाओं को रोजगार और नौकरियों के साथ जोड़ना। उत्तर प्रदेश में आप आश्चर्य करेंगे, पिछले 4 वर्षों में कितनी बालिकाओं को हमने पुलिस में भर्ती किया है। 30,000 बालिकाएं भर्ती हुई हैं पुलिस में, अकेले 30,000 बालिकाएं, रिकॉर्ड होगा ये तो। और 1,20,000 जो शिक्षकों की नियुक्ति हुई है बेसिक शिक्षा में, अकेले बेसिक शिक्षा में, इसमें से लगभग, जो मैं आंकड़े मेरे ठीक होंगे तो मैं मानता हूं कि ये लगभग 55% इसमें महिलाएं भर्ती हुई हैं।
और कितनी योग्य हैं, उनकी योग्यता देखें ना। कल ही गोरखपुर की एक बालिका जो सहायक अध्यापिका थी, यूपी पीसीएस में उसका सिलेक्शन हुआ है और कल ही एसडीएम का नियुक्ति पत्र मैंने स्वयं उनको उपलब्ध कराया है लखनऊ में। ये अच्छे लोग आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि महिलाएं अब जागरूक ना हो रही हों, लेकिन मुझे लगता है इसमें अभी कार्य किए जाने की आवश्यकता है। समाज को इसके प्रति जागरूक और संवेदनशील बनाई जाने की आवश्यकता है। आपका एक वीडियो वायरल हो रहा है, आप पर लिखा हुआ, आपका तो नहीं है वो, और ये एक आला है नया, इसकी लाइनें हैं, बड़े बड़े मुख्तार माफिया डर के मारे ही मर जाएं, अपराधी के घर बुलडोजर जेहल जाके खुद छिप जाएं, योगी बाबा बड़े लड़ैया जिनकी बार सही ना जाए। तो ये जो ये इसमें एक नाम भी आता है। तो आपकी ये जो माफिया वाली नीति है, मैंने आपसे कहा था कि बाद में उस पर आऊँगा, बड़ी इनोवेटिव है पुलिस के लिए। वीपी सिंह से मैंने आपसे एक इंटरव्यू में हिंदुस्तान टाइम्स के, याद होगा आपको, पूछा था कि वीपी सिंह के वक्त में थानों में एक प्रोफार्मा रहता था कि बस उसमें नाम पते और तारीखें बदलती थी, लोग बदलते थे, वो प्रोफार्मा चलता रहता था एनकाउंटर का। अब बड़ी इनोवेटिव हो गई, कभी गाड़ी पलट जाती है, कभी कुछ हो जाता है। तो ये क्या है, ये आल्हा और आल्हे की लाइनें और फिर ये इनोवेशन जो पुलिस के हैं, तो इसमें देखिए ये आम जन की भावनाएं हैं। पब्लिक क्या चाहती थी यूपी के अंदर, मैं धन्यवाद दूंगा अपने उस लोक कलाकार को जिसने अपनी भावनाएं लोक गाथा के रूप में अभी मैं उसकी एक लाइन और कोट करूंगा इसके बाद, पहले आप जवाब दे लें। और ये वास्तव में आम जन की भावनाएं हैं, लोग क्या चाहते हैं। मुझे एक बात बताएं ना कि कोई कुछ भी कहता रहा हो, अगर भारत सरकार ने देश के अंदर एक निर्णय लिया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान में रह रहे अल्पसंख्यकों को जो भारत के अंदर विगत 5 वर्ष पहले से रह रहे हैं उनको हम नागरिकता देंगे, तो शेष लोगों को परेशानी क्या हो रही है। यानी पाकिस्तान गलत करे और उन लोगों को न्याय देने का काम अगर भारत कर रहा है तो परेशानी कुछ लोगों को हो रही है। और उस समय फिर यहां आगजनी करना, तोड़फोड़ करना, हमने तब भी यहां पर एक कानून बनाया था और हमने कहा कि जो तोड़फोड़ और आगजनी करेगा तो इसकी कई गुना वसूली कर लेंगे। बहुत सारे लोगों को बुरा लगा था कि साहब हम लोग गलत कर, यानी हम आगजनी करने की छूट दे दें, तोड़फोड़ करने की छूट दे दें, ये नहीं स्वीकार हो सकता है। और राज्य सरकार अपने जो भी निर्णय लेगी 24 करोड़ जनता के व्यापक हित को ध्यान में रख के निर्णय लेगी, लेकिन जनता का खून चूसने और व्यापारियों का उत्पीड़न करने की छूट सरकार किसी भी माफिया और पेशेवर अपराधी को नहीं दे सकती है। और हम लोगों का ये पहले दिन से जो संकल्प है, हम उस संकल्प के साथ आज भी पूरी प्रतिबद्धता के साथ। एक एनकाउंटर को तो पॉलिटिकल इशू बनाने की कोशिश हो रही है इलेक्शन का। देखिए, इस प्रकार के इशू कभी भी पॉलिटिकली जो है टिक नहीं पाते हैं। इसलिए नहीं टिक पाते हैं कि उन राजनीतिक दलों को स्वयं कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा कि राजनीति के अपराधीकरण को लेकर के उनको अपनी स्थिति स्पष्ट करनी होगी जनता के सामने। मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश और देश की जनता किसी अपराधी, किसी माफिया और किसी आतंकवादी को कभी महिमा मंडित नहीं कर सकती है। अगर करती तो फिर मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं गड़बड़ जरूर है। फिर इसी आल्हा की कुछ लाइनें और भी हैं, कुछ तो बहुत बढ़िया हैं, घर घर राशन बिजली पहुंचे, चोर उचक्के गए लुकाए। लेकिन अगली लाइनें बड़ी अद्भुत हैं और इससे लोगों को डर लगता है। कुछ लोगों को, तन से हिंदू मन से हिंदू, जय जय श्री राम सुनाए, योगी बाबा बड़े लड़ैया। तो ये जो सबका विश्वास वाली बात थी, ये कुछ लोगों को ऐसा लगता है जैसे उत्तर प्रदेश में उनको पूरी तरीके से वो महफूज नहीं है। देखिए शशि जी, मैं जो है मुझे पिछले 2 वर्ष के दौरान
हर तबके के धर्माचार्यों से, धर्मगुरुओं से बातचीत करने का अवसर प्राप्त हुआ कोरोना के दौरान खास तौर पर। या अलग अलग समय में मैंने उन लोगों को बुलाया भी है, उनकी बातों को सुनता हूँ, बहुत ध्यान से सुनता हूँ। अच्छी बातें बोलते हैं लोग, अच्छा सुझाव भी देते हैं, और मेरा सबसे वही आग्रह रहता है। आज देखिए ना, उत्तर प्रदेश का हर तबका इस बात को स्वीकार करता है ना कि साहब दंगे नहीं हुए हैं तो इसमें हर व्यक्ति सुरक्षित है। अगर दंगे होंगे, हिंदू मरेगा तो क्या मुसलमान सुरक्षित रह जाएगा? अगर एक तबका मरेगा तो दूसरा भी तो उसकी चपेट में आएगा। एक तबका सुरक्षित है तो दूसरा तबका भी सुरक्षित अपने को महसूस करे। तो ये उनकी अपनी भावनाएं हैं, और मुझे लगता है कि हमें उन भावनाओं को वर्तमान परिप्रेक्ष्य के साथ जोड़ करके देखना चाहिए। मुझे लगता है कि भारत का या उत्तर प्रदेश का कोई नागरिक ऐसा नहीं होगा कि जिसको जय श्री राम बोलने में कोई संकोच होता हो। सभी नागरिकों को आप जय श्री राम बोलने को कह रहे हैं? वो एकदम बोल सकता है भाई, राम हमारे पूर्वज थे। और ये तो मैं नहीं बोल रहा हूं, दुनिया का सबसे बड़ी आबादी का मुस्लिम राष्ट्र है इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया अपना पूर्वज राम को मानता है। और हम भारत के लोग किस उसमें जी रहे हैं? अरे राम हमारे पूर्वज थे, इस पर हमें गौरव की अनुभूति होनी चाहिए। अगर इंडोनेशिया इस परंपरा पर गौरव की अनुभूति कर सकता तो हम क्यों नहीं कर सकते? हमें करना चाहिए। अब मैं यानी अयोध्या में हमने दीपोत्सव का आयोजन 4 वर्ष पूर्व जब प्रारंभ किया था, इंडोनेशिया की रामलीला को मैंने स्पेशली वहां बुलाया था। सभी पात्र मुस्लिम थे, क्योंकि नाम जब पूछता था उनसे तो वो नाम एकदम विशुद्ध संस्कृत नाम होते थे। तो मैंने उनसे जब पूछता था भी आपका मजहब या धर्म क्या है, तो इस्लाम बोलते थे। और मैं उनसे पूछता था कि भाई आप जो है इस्लाम के अनुयायी हैं, नाम आपका जो है विशुद्ध संस्कृत निष्ठ है, और रामलीला में कोई राम बना है, कोई सीता बनी है, कोई हनुमान बना है, कोई रावण बना है, कोई कुछ और बना है, आखिर ये सब क्या है? क्योंकि यहां बनेंगे तो यहां पे तो बवाल हो जाएगा। उसने कहा वे बवाल करने वाले बवाली हैं, इनके चक्कर में पड़ने की आवश्यकता नहीं। राम हमारे पूर्वज थे, इस पर हमें भी गर्व की अनुभूति होती है। और जब हमें अयोध्या का आमंत्रण मिला, आप सोचेंगे वो रामलीला हमसे कोई मानदेय नहीं लेती है, वो केवल इस बात पर उन्हें गौरव की अनुभूति होती है कि साहब हम राम की धरती पर जा रहे हैं, अपने पूर्वज की धरती पर हम जा रहे हैं। और इस बात को लेकर के वे लोग आते हैं यहाँ पे। तो ये हमारे लिए तो ये बहुत गौरव की बात विषय होना चाहिए। राम से हमारा संबंध है और राम हमारे पूर्वज थे। तो मुझे लगता है कि अगर कोई नहीं मानता है तो मुझे तो उसकी